डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है 2025 का, उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या सच में नॉलेज के ही माध्यम से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हैं या कॉमन सेंस का भी कोई रोल है इस एग्जामिनेशन में, है ना। अगर आप लोगों ने 2 3 4 सालों के टॉपर सुने हो या मेरी ही कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखी हो, तो एक बात को मैंने बार बार दोहराने की कोशिश की कि अब ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं बचा है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पागलों की तरह भी पढ़ रहे हैं, तब भी अगर आप थोड़ा सा अवेयर नहीं है चीजों को लेकर, या क्वेश्चन को डील करने की टेक्निक आप लोगों ने नहीं सीखी, तो इस पेपर को डील करना बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। और अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को डील करने का तरीका सीख जाते हैं, या फिर जिसको आप कॉमन सेंस भी बोलते हैं, अगर उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हैं, तो मुझे लगता है 15 से 20 सवाल बहुत आसान तरीके से आप लोग इसमें सही कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कॉमन सेंस का इस्तेमाल होता है, क्या सच में उससे सवाल सही होते हैं। तो जो मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल लिए हैं, कोई पुराने पेपर नहीं है, 2024 के ही कुछ सवाल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जो मुझे लगता है बिना किसी नॉलेज के और बिना किसी बहुत ही ज्यादा गहराई से अध्ययन करने के बिना भी उसको डील किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले कुछ चीजों को देखते हैं। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी, है ना, कि कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा रोल है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पिछले 4 5 साल से। खैर, हम तो उस पर बात करते हैं। डिलाइट आईएएस पर 36 महीनों का करंट अफेयर जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको लेकर 8 तारीख से एक सीरीज शुरू हो रही है। कुछ खास फीस इसके लिए रखी नहीं गई है। 15 क्लासेस के अंदर हर क्लास की ड्यूरेशन 3 घंटे होगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर को लेकर दिक्कत ना हो, इवन उससे जुड़ा जो स्टैटिक पोर्शन है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डील कर लो, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, है ना। 8 तारीख से शुरू होने वाला है, मतलब सैटरडे से इसी वीक में स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग समय ना वेस्ट करते हुए अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में ये चलने वाला है। मैं आपको इसी चीज के लिए अश्योर करना चाहूंगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी मैगजीन को उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर हॉलिस्टिक स्तर पर या 360 डिग्री के स्तर पर मैंने उस चीज को कवर करने की कोशिश की, है ना। तो जल्दी से अपने आप को इनरोल करके इस चीज का भी बेनिफिट लीजिए। आगे अगर हम लोग बात करें, देखिए, कॉमन सेंस पहली बात तो क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट में पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर आप लोग अच्छे से इस चीज को देख लीजिएगा। क्या ये सच में हर व्यक्ति के अंदर होता है ना, या इसको डेवलप किया जाता है, सीखा जाता है। और अगर प्रीलिम्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इसको अच्छा किया जा सकता है, तो वो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि कॉमन सेंस का जो मुझे आसान भाषा में मैं आप लोगों को चीज बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास ये सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब क्या है कि ये बड़ा कॉमन है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। बट बात ये है कि इसको कौन यूज कर पाता है, इस चीज पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग, कई बार क्या होता है कि जैसे टेस्ट सीरीज में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब आप पेपर को डील करते हैं, कई बार आपको लगता है कि जैसे आपने किसी सवाल को डील कर दिया या किसी सवाल को छोड़ दिया, और जब घर आके आप उसका आंसर चेक करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान सवाल था, मतलब इस चीज को मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। इसका मतलब उस चीज को आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन बाकी लोगों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। वो एक कॉमन चीज थी जिसको इवन यूपीएससी आप लोगों से एक्सपेक्ट भी करता है कि आप लोग उन चीजों को पकड़ पाओ। यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि जितना बड़ा सिलेबस है, जब सिलेबस ही नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स का एक हिसाब से, है ना, जो कुछ भी है वो सब यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है। ऐसी कंडीशन में आप कैसे यूपीएससी चाह सकता है कि बच्चा सब कुछ पढ़ के तैयार हो, हर चीज की छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है। उन सवालों में अगर आप थोड़ी सी दिमाग का इस्तेमाल कर लें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, आप उन चीजों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, उस तरह के सवालों, है ना। अब कुछ सवाल हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखते हैं। सबसे पहले आप ज्योग्राफी का ये सवाल देखिए, है ना, निम्न पर विचार करें। कुछ 4 नाम लिख रखे हैं, देखने में सवाल बहुत डिफिकल्ट है ना। और नीचे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद है। मतलब जब कोई ज्वालामुखी या वोल्केनो जो है फटता है, तो उसमें से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं। देखो, नॉर्मली आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि राख और धूल तो निकलेगी निकलेगी, है ना। पर मैं आपको ये बता ही नहीं रहा कि इसमें नॉलेज को लेकर कुछ डील करना है। मुझे खुद से बताओ, कौन चेक करेगा इस चीज को।
कि उसके अंदर क्या निकल रहा है। मान लो कोई एक ऐसी चीज भी निकल रही हो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा ना हो बट थोड़ी मात्रा में निकल रही हो, तो क्या लगता है आपको यूपीएससी एक एक छोटी बारीक चीज से आपसे काउंट करना चाहता है कि इसके अंदर ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो कौन सी चीज जो है बाहर निकलनी चाहिए, है ना, या कौन सी नहीं निकल, इतना स्पेसिफिक कोई हो सकता है? ज्योग्राफी में तो वैसे भी अभी तक ज्योग्राफर्स बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर नहीं हो पाए, तो इसको लेकर इतनी जल्दी क्लैरिटी कहां से आएगी? सबकी तरफ जाना चाहिए। अगर ना भी आ रहा हो ना इस तरह का सवाल, तो इसके अंदर अगर रिस्क भी लेना है तो डी वाले में लेना है, क्योंकि आप जनरल लोगों की तरह सोच रहे हैं। जब आप स्पेसिफिक होने लगते हैं इस तरह के सवाल में कि नहीं नहीं नहीं, अगर यूपीएससी ने ऐसा कुछ दिया है, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, मुझे ही पता है कि इस चीज का क्या है, अगर तो बहुत अच्छे से आंसर पता हो तब तो बात अलग है, बट इस तरह के सवाल को कैसे तैयार करोगे? कोई टीचर भी आपको कैसे तैयार कराएगा? पर हाँ, इस सवाल को डील करने की टेक्निक मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना, ये सेम वैसा ही सवाल है जैसे मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू के डिस्कशन में वो सवाल बताया था कि यूनाइटेड नेशन का जो घोषणा पत्र है मानवाधिकारों को लेकर, उतनी बड़े दस्तावेज को कौन पढ़ सकता है? और इस तरह की चीज में कौन छोटी सी छोटी चीज ध्यान रखेगा? जनरल जो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, इस तरह का सवाल आए और आप मान लो फंस रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो आप ये पूछेगा अपने आप से, अब बाकी लोग क्या सोचेंगे? बाकी लोग 4 की तरफ ही जाएंगे ना, डी की तरफ ही जाएंगे जो अटेम्प्ट करेगा। हो सकता है कुछ लोग छोड़ दें, या तो आप भी छोड़ दो, बट इसका लो हैंगिंग फ्रूट लगता है मुझे। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, जल्दी से ग्रैब कर लेना चाहिए, है ना। ये सवाल, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखो, जलवाष्प के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ज्योग्राफी बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे गए, पॉलिटिक्स से भी लेंगे, इकोनॉमिक्स से भी लेंगे, देखेंगे सवाल, है ना। ज्योग्राफी क्योंकि आप लोगों को सबसे अच्छा ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर काफी लोग डरते रहते हैं। जलवाष्प के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दें और कौन से कथन सही। सबसे पहली चीज, यह एक गैस जिसकी मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। चलो देखते हैं। दूसरा, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अब खुद सोच के देखो, देखो कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली सुना होगा, चाहे ज्योग्राफी में चाहे एनवायरमेंट में, क्या सुना होगा कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना है तो फिर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? छोड़ दो फिर आप तैयारी। अगर आपने इतना ही नहीं सुना है कि जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ग्रीन हाउस एक गैस है जिसके चलते बहुत ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी पे इंक्रीज होता है, तो ये तो यहीं से ही निकल गया, ये गैस है पहला वाला, जिसकी मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। मैं आपको कहता हूं आसान भाषा में, इसको तोड़ते हैं। जल वाष्प का क्या मतलब है? जल के अंदर होने वाला या वाष्प के अंदर होने वाला जल। इसको ऐसे देख लो, मतलब वायु के अंदर जो जल है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह जो स्कूल में हम लोग चीजें देख सकते हैं, वायु में, हवा में जो पानी है ना, जो नमी है, उसको जलवाष्प बोलते हैं। इतना भी आप तोड़ के शब्द को संधि विच्छेद कर दीजिए इसका, है ना। पानी में, वायु में जो जल है उसको हम लोग देखते हैं। अब अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये देखें, जैसे मान लीजिए ये धरती है, मान लीजिए ये धरती है, इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, मान लो यहाँ पे जो हवा होगी, यहाँ पे जो हवा होगी धरती के नियरेस्ट जो होगी, इसमें पानी ज्यादा होगा, या जो ऊपर हवा होगी उसमें पानी ज्यादा होगा? सोचो, पानी एक चीज है जिसके अंदर जिसका भार होगा ना उसका, और जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो वो पानी, उसकी सोखने की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी। नीचे वाली जो हवा रहेगी, पृथ्वी के नियरेस्ट जो रहेगी, उसमें पानी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन ऊपर वाली अगर आप हवा देखोगे उसके अंदर पानी क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी चीज है, तो ये तो यहां से ही निकल गया, है ना। कुछ मैंने ज्योग्राफी का प्रिंसिपल नहीं बताया आपको, नॉर्मल बात बताई। दूसरा, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत जो है वो ज्यादा होता है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है कि विषुवत रेखा पर गर्मी रहती है, गर्म रहता है सेगमेंट, और अगर ध्रुवों पे देखें तो क्या होता है? ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव भी पड़ा होगा, दक्षिणी ध्रुव भी पड़ा होगा। अब जहां पे ठंड है, जहां पे ठंड है, वहां हवा गर्म कैसे होगी? वहां तो हवा ठंडी होगी, और ठंडी हवा में तो पानी रह नहीं सकता है। पानी किस में रहेगा? गर्म हवा में रहेगा। गर्म हवा ही तो पानी को सूखती है, उसी के अंदर तो जलवाष्प होता है। आसान भाषा में, सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्यों? हवा ठंडी रहती है तो वो जलवाष्प को सोख नहीं पाती। बट गर्मियों में कपड़े क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? हवा के अंदर क्या होती? नमी रहती है या गर्म होती हवा, उसके हिसाब से ये कट जाएगा। कोई ज्योग्राफी के प्रिंसिपल आपको नहीं चाहिए। मैं पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हर चीज को मैं ऐसे ही कहता हूं, सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, ना कि इसको टेक्निकलिटी में ज्यादा इसके मतलब वर्ड में जाइए, क्या है जलवाष्प, कैसे इसको डील करना है। मेरे हिसाब से आसान तरीके से ही इसका आंसर निकल जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में क्या है? ज्यादा है। देखते हैं, भूमध्य रेखा की बात हो रही है, क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि 4 परतें हैं,
है ना, 5 भी माना जाता है कई बार आयन मंडल को इंक्लूड करके या बहिर्मंडल को इन्वॉल्व करके। अगर इसमें देखें मतलब वायुमंडल की 4 परतें हैं। अब जो क्षोभ मंडल है वो ध्रुवों की तुलना में बहुत मतलब उसकी जो भूमध्य रेखा पर मोटाई है वो ज्यादा है। अगर हम पृथ्वी को ही ले ले नॉर्मली, सवाल क्या कह रहा है कि ये जो 0 डिग्री है यहाँ पे क्षोभ मंडल की मोटाई क्या है, ज्यादा है। अब देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई है, अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि ये क्षेत्र क्या है, गर्मी वाला क्षेत्र है ना, और ये क्षेत्र क्या है, ठंड वाला। बेसिक इतना तो आप लोग पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में, है ना। ध्रुव वाला क्षेत्र ठंडा वाला है, यहाँ गर्मी है तो गर्म, गर्मी का मतलब क्या है, हवा गर्म है, हवा भी गर्म होगी। अगर गर्मी है नॉर्मली तो हवा क्या होगी, गर्म होगी। गर्म हवा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है, और हल्की होकर हवा ज्यादा ऊंचाई तक जाती है। सेम उसी पिछले कॉन्सेप्ट से ही इसको डील कर सकते हैं। ध्रुवों पर हवा ठंडी होती है, और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, और भारी हवा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती। सिंपल चीज। तो पहले वाला तो आसान तरीके से निकल गया, है ना, कथन है। दूसरा कथन, भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं बहुत मजबूत होती हैं, यही ऊपर तक लेके जाती हैं, यही बताया मैंने आपको। हवाएं बहुत ऊपर तक लेके जाती हैं पानी, है ना। इसके चलते अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मोटाई है क्षोभ मंडल की यहाँ पे ज्यादा है, और ध्रुवों पर ज्यादा। ध्रुवों पर हवाई ठंडी है, ज्यादा ऊपर तक कैसे लेके जाएगी, इसलिए क्षोभ मंडल की मोटाई क्या है, वहां पे कम, है ना। तो ये दोनों कथन जो है आपका ठीक है, और ये व्याख्या भी करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, कॉमन सेंस के सवाल है ये सब। अगला, वायुमंडलीय स्थलीय विकिरण की तुलना में आने वाली सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। ये तो नॉर्मली आपको पता है कि पृथ्वी पर जो चीज आ रही है ना, यहाँ से आने वाली से वायुमंडल गर्म नहीं होता है, यहाँ से टकरा के जो वापस जाती है ना, इससे वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है ना, टकरा के इनको सोख लेती चीजें, है ना। तो ये पहला वाला तो तुरंत जो है गलत हो जाएगा। दूसरा, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइ, अब जब ये गलत हो गया ना, अब आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये है कि कथन एक गलत, ये तीनों में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तीनों पढ़ के देख लीजिएगा। डी आंसर में ही एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर एक गलत है और आंसर नहीं। सेकंड से नहीं भी आता तब भी डील कर लो। लोग कथन वाले सवालों में बहुत डर रहे हैं, जबकि इससे ज्यादा इजी सवाल मुझे लगे नहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आगे देखेंगे। अब देखो ये पॉलिटी का सवाल है, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। शुरू में एक तदर्थ समिति थी, कोई दिक्कत नहीं, केवल लोकसभा का सदस्य किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, केवल लोकसभा का सदस्य। आपको लगता है ऐसा होगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो सेकंड इसको काटो, अगर सेकंड गया तो आंसर क्या है, ये गया, ये गया, एक और थी। कोई नॉलेज नहीं चाहिए, पता ही नहीं होना चाहिए आपको तदर्थ थी, स्थायी थी, क्या था, नहीं था, ऑप्शन देखना है बस कहां पे फंस रहा है मैटर, और चीजें आपकी तुरंत डील हो जाती। ठीक है, अगला देखेंगे, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। अब इकोनॉमी के कुछ सवाल हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सीएसआर नियमों में यह स्पष्ट किया गया है ना, कि ऐसे व्यय जिससे कंपनी या कर्मचारियों को सीधे लाभ होता है, सीधे लाभ होता है, उसे सीएसआर में शामिल नहीं किया जाएगा। खुद सोच के देखो, सीएसआर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी यहाँ मुनाफा कमा रही है, भारत में मान लो जिस भी देश में काम कर रही है वहां मुनाफा कमा रही है, तो वहां की धरती का इस्तेमाल कर रही है, वहां के जल स्रोतों का इस्तेमाल कर रही है ना, बहुत सारी चीजें। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ समाज को वापस करे। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम लोग जानते हैं ना, सीएसआर। अच्छा, पहला आप हम इसको देखते हैं। सीएसआर कॉन्सेप्ट आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पे तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर में भी रहता है, बेसिक में भी रहता है, आपने पढ़ा हो। अब ये है, ये स्टेटमेंट मान लो आपको नहीं पता है, आप सोच के देखो, अगर इसके अंदर कंपनी कुछ ऐसे खर्चे करती है, मान लो हमने हमने क्या कहा है, सीएसआर का मतलब आप समाज के लिए कुछ खर्च करो, टैक्स के अलावा कुछ खर्च करो आप, ताकि रिटर्न में आपको समाज को कुछ दो आप। अब ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी कोई ऐसा खर्च कर रही है जिसके उसके कर्मचारियों को ही बेनिफिट हो रहा है, तो उसको सीएसआर मानेंगे। खुद सोच के देखो, अगर कंपनी कर्मचारियों को ही सैलरी दे और उसी को सीएसआर मान ले, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर तो सरकार को नुकसान हो गया, समाज को नुकसान हो गया। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर वो कंपनी पे ही खर्च कर रही है, कंपनी के कर्मचारियों पर ही खर्च कर रही है, उसको कैसे सीएसआर मानेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही माना जाएगा। मैंने हालांकि उल्टा कर दिया, यहाँ पे देखेंगे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कर्मचारियों पे ही आप खर्च कर रहे हो तो उसका मतलब ये तो बिल्कुल सही, इसको नहीं मानेंगे सीएसआर। दूसरा, सीएसआर नियम सीएसआर गतिविधियों पर कोई खर्च न्यूनतम नहीं करते। मैं आपको एक बात कहता हूं, हम सिर्फ इतना कह दें, इतना कह दें कंपनी को कि भाई सीएसआर को लेकर आप अपनी मर्जी से खर्च कर देना, क्या करेंगे कंपनी, खर्च करेंगी, कुछ ना कुछ तो परसेंटेज देना पड़ेगा ना। अगर हम खुद ही कह दें कि आप अपने से खर्च कर लो, फिर तो हो गया खर्च, कंपनी कहेगी ठीक है हम तो 0.1
10% खर्च कर रहे हैं, इतने से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना सरकार। इसलिए इसका स्पेसिफिक परसेंटेज रखा गया है पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का, क्या 2%। खुद से सोच के देखो ना, इसके अंदर क्या होगा, न्यूनतम रख दे, कुछ भी अपनी मर्जी से कर लें, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा और पहला ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है। दूसरा, भारत में कानून सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के आयात पर प्रतिबंध लगाता है भारत, है ना। अच्छा, एक चीज देखते हैं, पहले तो पहला सवाल देख लो, मैं दूसरे से भी आपको ये बता देता हूं। पहला आप देख लो, क्यों नहीं करेंगे सेब का आयात। एक कोई ऐसी तो चीज होनी चाहिए, अगर आप कहो कि सर हो सकता है मैंने इसको स्किप कर दिया हो, मुझे ना पता हो। अगर हम अमेरिका से सेब आयात नहीं कर रहे हैं, मान लो नहीं कर रहे हैं, तो पूरे साल करंट अफेयर में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपने। अगर ये इतनी बड़ी चीज हो गई, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे वो कर दिया है, करंट अफेयर में उल्टा था इसका। दूसरा, भारत में कानून सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना जीएम फसलों के आयात पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। खुद से सोच के देखो, जीएम खाद्य फसल है, यहाँ खाद्य खाने की फसलें तो भारत में ही हम अलाउ नहीं कर रहे हैं बिना मंजूरी के, तो बाहर वाली चीजों को कैसे अलाउ करेंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट। जीएम फसलें आप सोच के देखो, भारत में बीटी कॉटन, वो क्या है, नकदी फसल, खाद्य फसल नहीं। लेकिन अगर हम जीएम सरसों की बात करें जिससे तेल बनने वाला है, जीएम बैंगन की बात करें जो खाने में इस्तेमाल होगा, उनके लिए तो बहुत भारत में टकराव चलता रहता है। मंजूरियां मिलते कितना समय हो गया, जीएम सरसों को कितना लेट जाके मंजूरी दी गई है ना, अभी भी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो बाहर से आई हुई चीज को हम बिना परमिशन से कैसे अलाउ करेंगे। और आपको पता है भारत में जीईएसी जो समिति है, अप्रूवल कमेटी जो है इंजीनियरिंग वाली, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, वो भारत में अलाउ करती है चीज। आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जल्दी से देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही। ठीक है, संविधान के अनुसार, पहला, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। पहली बात तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज इंटरस्टेट होती है उसका किसका लेना देना होता है, केंद्र का, कट गया। राज्य का क्या मतलब है इसमें, अंतर राज्य, फिर से यहां आ गया प्रवासन, इंटरस्टेट माइग्रेशन, इंटरस्टेट आ गया, कट जाएगा, क्या है आगे, राज्य सूची के तहत, कट गया। चौथा, तीसरा पढ़ लो, अंतर राज्य संगरोध, चाहे आपको संगरोध नहीं भी पता है काट दो इसको, अंतर राज्य पढ़ लो, संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। अंतर राज्य कोई भी मैटर होगा इंटर स्टेट वाला, कौन डील करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। तो इसके अंदर सटीक आंसर सी हो जाएगा, आगे जाने की भी जरूरत नहीं, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल अगर आप लोगों ने देखे हों जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो आप बिना किसी नॉलेज, कितने सारे अभी और भी बहुत सारे सवाल थे लेकिन वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने आप लोगों को वो सवाल अभी नहीं लिए हैं। लेकिन जो पीवाईक्यू डिस्कशन की सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। कुछ नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और ये नहीं सोचो कि ज्ञान से ही डील करना है, ज्ञान से सारा पेपर डील नहीं होगा, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन कॉमन सेंस भी जो है हर किसी में कॉमन नहीं होता है, थोड़ा उसके लिए शार्प बनना होगा, थोड़े ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सवाल आप ज्यादा से ज्यादा डील कर पाए, तो डिलाइट आईएएस का ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारे सवाल मैं ही फ्रेम करता हूँ, है ना। और लगभग जो है हर क्लास में 25 से 30 सवालों का टेस्ट लिया जाता है, उसके अंदर टॉपर भी निकलता है, आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपको चीजें इंप्रूव करनी है ना। उसी के अंदर 10 मिनट में आंसर राइटिंग भी होती है, इंटरव्यू का शेड्यूल भी उसी के अंदर रहता है। तो अगर आप चाहते हैं हॉलिस्टिक तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जल्द से जल्द जुड़कर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो इसके लिए बार बार कह रहा हूं कि क्रैश कोर्स चल रहा है फ्री को लेकर डिलाइट आईएएस पर, जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।